हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। एंटीलिया केस में एनआईए का खुलासा, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट संदीप शर्मा था मनसुख की हत्या का मास्टरमाइंड, सबूत मिटाने को वजह से लिए 45 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास से विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो बरामद होने और स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में एनआईए ने दावा किया कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट संदीप शर्मा था। शर्मा के कहने पर ही सचिन वजे ने यह साजिश रची और मनसुख को मारकर ठाणे की खाड़ी में फेंक दिया था। दोस्तों, एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक मनसुख एंटीलिया केस का सारा राज जानता था। प्रदीप शर्मा उसे इस केस की सबसे कमजोर कड़ी मानता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने की प्लानिंग की गई थी। शर्मा ने इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ पुलिस कमिश्नर कार्यालय की इमारत में कई बैठकें भी की थी, जहां मनसुख को मारने की साजिश रची गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लालू प्रसाद यादव जमानत के बाद एम्स से भी हुए डिस्चार्ज, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात पर दिया बयान। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिलने के बाद अब हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को एम्स से छुट्टी मिल गई है, जिसके बाद वो दिल्ली में बेटी मीसा भारती के घर पहुंचे हैं। उन्होंने खुद बताया कि वे कुछ दिन दिल्ली में ही रहेंगे। एम्स से छुट्टी के बाद लालू यादव ने कहा कि मैं अब ठीक हूं, डॉक्टरों की देखरेख में मुझे डिस्चार्ज किया गया है और एक हफ्ते बाद फिर डॉक्टरों ने बुलाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसके बाद मैं पटना जाऊंगा। लाउड स्पीकर विवाद पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाजपा वाले ऐसे ही देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के जातीय जनगणना पर किए गए ट्वीट को लेकर लालू ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सही कहा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा था कि जातीय जनगणना बिहार में नहीं होती है तो कोई दूसरी भी जनगणना हम नहीं होने देंगे। राजद की इफ्तियार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के एक साथ आने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि खुशी की बात है कि इफ्तियार पार्टी में दोनों एक साथ नजर आए, लेकिन हम नहीं चाहते कि दोनों आदमी एक साथ पॉलिटिक्स में आए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग, वेदांत बिरला ने कहा वे देश के असली रतन, उनके जैसे दिग्गज को बूढ़े होते देखना दुखद है। जी हां दोस्तों, बिरला प्रेडिशन टेक्नोलॉजी बीपीटी के एमडी वेदांत बिरला ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की है। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। अपनी स्पीच की शुरुआत अंग्रेजी से करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के आखिरी साल स्वास्थ्य को समर्पित कर रहे हैं। वेदांत बिरला ने ट्वीट करते हुए कहा कि रतन टाटा जैसे दिग्गज को इस तरह बूढ़ा होते देखना बेहद दुखद है। हमारे देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है, वह भारत रत्न डिजर्व करते हैं। दोस्तों, असम के डिब्रूगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी ने कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उद्योगपति रतन टाटा ने अपने जीवन के आखिरी साल को स्वास्थ्य के लिए समर्पित करने का ऐलान किया था। कैंसर अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ललितपुर दुष्कर्म मामला, फरार एसएचओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, रेप पीड़िता के साथ बलात्कार का है आरोप। जी हां दोस्तों, रेप के मामले में फरार चल रहे ललितपुर के एसएचओ को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मानवता को शर्मसार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से थाना प्रभारी ने फिर से दुष्कर्म किया था। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने कहा कि पूर्व एसएचओ की तलाश में आज कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। आरोपी एसएचओ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सुबह वह बांदा में था और उसके बाद चित्रकूट आया। इसके बाद फिर कौशाम्बी होते हुए वह शाम को प्रयागराज पहुंचा। बयान के मुताबिक आरोपी एसएचओ की इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है। वह लगातार अपने मोबाइल नंबर भी बदल रहा था। अपने एक रिश्तेदार के जरिए वकील से कानूनी राय लेने के लिए आरोपी इंस्पेक्टर प्रयागराज आया था। इस शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और रो रो कर अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में बताया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस, नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई तय, 6 मई को होगी कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस पार्टी जल्द ही सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। एक दिन पहले ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से सिद्धू से जवाब तलब कर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। इसके बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह शिकायत
शिकायत पत्र अनुशासन समिति को भेजकर उचित कार्रवाई करने की सलाह भी दे दी थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने अपनी पैरवी में अनुशासन समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटनी को यह भी बता दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इस शिकायती पत्र को देख लिया है, यानी इशारा साफ था कि कांग्रेस नेतृत्व सिद्धू पर कार्रवाई के हक में है। अब दोस्तों अनुशासन समिति ने सिद्धू पर फैसले के लिए बैठक 6 मई को बुलाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमपी की पॉलिटिक्स में प्रियंका गांधी की एंट्री। सिवनी में आदिवासियों की हत्या पर आरएसएस बीजेपी का नाम घसीटा, कहा इनका एजेंडा है नफरत फैलाना। जी हां दोस्तों, सिवनी में मंगलवार को हुई मॉब लिंचिंग में पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि सिवनी में बजरंग दल के लोगों ने 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी। आरएसएस भाजपा का संविधान व दलित आदिवासियों से नफरत का एजेंडा आदिवासियों के प्रति हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। हमें एकजुट होकर नफरत से भरे इस एजेंडे को रोकना होगा। दोस्तों भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने घटना पर शोक जताया है, साथ ही अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टी20 इंटरनेशनल टीमों की सालाना रैंक जारी कर दी है। आईसीसी द्वारा जारी की गई ताजा रैंकिंग में भारतीय टीम टी20 में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। दोस्तों रोहित शर्मा के कप्तानी वाली कप्तान बनने के बाद टीम इंडिया ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। इससे पहले बीते वर्ष संयुक्त अरब अमीरात में खेले गए टी20 विश्व कप में भारत का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी, लेकिन रोहित शर्मा के कमान संभालने के बाद भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल मैचों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसके बाद टीम इंडिया एक बार फिर क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में शीर्ष पर पहुंचने में सफल रही है। दोस्तों रेटिंग पॉइंट्स की बात की जाए तो भारत के पॉइंट्स 270 हैं। इसके बाद में दूसरा नंबर इंग्लैंड का आता है जिसके 265 नंबर हैं। इसके अलावा तीसरा नंबर पाकिस्तान का है 261 अंकों के साथ में। 253 अंकों के साथ साउथ अफ्रीका चौथे, 251 रेटिंग पॉइंटों के साथ ऑस्ट्रेलिया पांचवें, 250 अंकों के साथ न्यूजीलैंड छठे, 240 अंकों के साथ वेस्ट इंडीज सातवें और 233 अंकों के साथ बांग्लादेश 8वें नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों श्रीलंका 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई की मार, आरबीआई भी है लाचार, महंगा होगा आपका लोन। रिजर्व बैंक ने इमरजेंसी मीटिंग में रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है, यानी कि आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होंगी। 2 और 3 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। पिछली मीटिंग 6 से 8 अप्रैल को हुई थी। पिछली बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव हुआ था। तब से ये 4% के ऐतिहासिक लो लेवल पर बना हुआ था। रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है, जबकि रिजर्व रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई के पास अपना पैसा रखने पर ब्याज मिलता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लाउड स्पीकर विवाद पर संजय राउत का राज ठाकरे को जवाब, कहा कोई शिवसेना को हिंदुत्व ना सिखाए। जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर संबंधी दिशा निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और कोई भी उनकी पार्टी को हिंदुत्व ना सिखाए। भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS का नाम लिए बिना रावत ने संवाददाताओं से कहा कि लोग उन लोगों पर गौर नहीं करते जो छद्म हिंदूवादियों के समर्थन से शिवसेना के खिलाफ साजिश रचते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक दिन पहले ही अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग किए जाने के विरोध में लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया था। रावत ने कहा कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर संबंधी नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। राज्य उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो सरकार उससे निपटने में सक्षम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंगोत्री धाम से ग्राउंड रिपोर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले, देश भर से आने लगे श्रद्धालु, संख्या से पाबंदी भी हट गई। जी हां दोस्तों, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई है। दोस्तों इस मौके पर गंगोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। कपाट खुलने के बाद सीएम धामी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा की।
इस मौके पर धामी ने कहा कि यात्रा को लेकर कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है। अगर यात्री अधिक संख्या में आते हैं तो उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों दोस्तों शासन की ओर से यात्रियों की संख्या निर्धारण के आदेश जारी किए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार में हुआ इजाफा। 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। जी हां दोस्तों, पिछले 24 घंटों में कोरोना के कुल 3205 नए मामले सामने आए हैं और रिकवरी रेट 2802 की है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 31 रही। अगर दोस्तों इसकी तुलना मंगलवार के आंकड़ों से की जाए तो इसमें इजाफा हुआ है। इस समय में देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 19,509 है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 19,509 हो गई है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिले में एक परिवार के 10 व्यक्तियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि निगरानी टीमों को भी कमर कसने के लिए कहा गया है और जिले भर में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस बीच अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की भी रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल देश में मिलने वाले कुल कोरोना संक्रमितों में से सबसे बड़ा हिस्सा दिल्ली से आ रहा है।